हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे फिरोज तुगलक के बारे में। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि समय का अभाव है और आपके एग्जाम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकट हैं और ये हिस्ट्री कोरेट से रिलेटेड वीडियो है जो कि कोरेट आपका बहुत ही निकट है एग्जाम। तो इसी के लिए जो है दोस्तों मैं खुद से टाइपिंग ना कर क्योंकि टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएंगे और जिसके कारण जो है मैं खुद का ब्रेन यूज करते हुए आपको समझाऊंगा कि कैसे आप गेस्ट पेपर के माध्यम से भी कम समय रहते तैयारी कर सकते हैं बिना किसी टॉपिक को बाउंस करते हुए। तो इसके ठीक पहले तुगलक वंश में एक और टॉपिक जो है मैंने आपको समझाया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, साथ ही ऊपर के आई बटन पर जो है टैप करके भी डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल है, उसके जो सफलताएं थी, उसके जो योजनाएं थी, उसको आपने समझा। तो चलिए उसके बाद के उत्तराधिकारी जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो तीसरा हमारा वंश आता है तुगलक वंश, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जो है जूना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध था। और उस मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक या फिर फिरोज तुगलक के नाम से प्रसिद्ध है और वही फिरोज तुगलक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो चलिए समझते हैं इसके सुधारों के बारे में। सबसे पहले इसके प्रश्न को एक बार फिर से समझ लें। फिरोज तुगलक के सुधारों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है फिरोज तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें, यानी कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को जानेंगे कि किस तरीका से इसने अपने प्रशासन के समय प्रशासन के क्षेत्र में कार्य किया, कैसे सुधार किया। सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि इसने बहुत ही अच्छे सुधार किए थे। तो चलिए समझते हैं। हालांकि जो है दोस्तों इसकी माता जो थी वो राजपुताना घराना से थी, वो हिंदू परिवार से थी और इसके पिताजी जो थे वे जो है मुस्लिम थे। ठीक है, तो इस तरीका से भी ये एक प्रकार से कट्टर मुसलमान का भी परिचय देता है और जिसके कारण ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक है जिसने जजिया कर जो है जजिया कर, ठीक है याद रखिएगा। तो ये भी एक सवाल एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ठीक है, और जजिया कर की शुरुआत जो है मोहम्मद बिन कासिम के समय में 712 ईस्वी में हुई थी। उतना लंबा जो है आपको इतिहास मैं अभी नहीं समझाऊंगा। चलिए समझते हैं इस टॉपिक को। तो इसका उत्तर किस तरीका से आपको लिखना है वे समझते हैं। चलिए, तो सिंपल सी बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, जिसका जन्म होता है 1309 ईस्वी में। और जो है दोस्तों ये एक प्रकार से अपनी माता की तरफ से राजपुताना फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन पिताजी की तरफ से एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके कारण ये जो है बचपन से ही कट्टर मुसलमान था। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जो है एक प्रकार और भी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कुछ अच्छे कार्य भी करता है, जिसके कारण ही आप इस टॉपिक को यहाँ पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ये हिंदुओं से घृणा करने का भी कार्य करता है और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलती हैं। बर्नी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखा है। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही लिखा है, उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है कि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इसके चाचा थे, ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद जो है दोस्तों इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है या कौन बनेगा, फिरोज तुगलक बनेगा। इसका पहले से ही मानना था, लेकिन बाद में यहाँ के अमीरों ने जो है वोटिंग भी करवाया, बहुत सारे राजकुमारों का लिस्ट भी डाला, बहुत सारे लोगों का लिस्ट डाला कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हो गई उसके बाद यहाँ का शासक कौन बनेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वोटिंग है वो फिरोज को ही जाता है और लास्ट में अमीर जो थे वो फिरोज को ही क्या करते हैं, अपना शासक बनने के लिए दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी को संभालने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन ये धार्मिक व्यक्ति था, जिसके कारण ये इन सब चीज़ों से राज सिंहासन को छोड़ने का निर्णय लेता है। बोलता है कि हम जो है यहाँ के शासक नहीं बनेंगे या फिर यहाँ के सुल्तान नहीं बनेंगे, परंतु बाद में जो है इसको जो है बहुत सारा प्रयास किया जाता है वो यहाँ का शासक बने, सुल्तान बने, और अंततः जो है उनके सुल्तान बनने का जो आग्रह है उसको वो एक्सेप्ट करता है और 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो कब ये दिल्ली का सुल्तान बना, 1351 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जब ये सुल्तान बनता है तो अपने इतिहास में फिरोज तुगलक, ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक है, कभी फिरोज शाह तुगलक आता है, कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, तो प्रशासनिक सुधार के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है। तो एग्जाम में आपके बहुत बार आ सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार का वर्णन करें, या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये प्रशासनिक सुधार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके जो
युद्ध करने के जो विचार थे वो बिल्कुल भी नहीं थे, जिसके कारण ये अपना प्रशासन, अपना शासन व्यवस्था को सुधारने में लगा रहता है और अपने देश के स्थिति को सुधारने में लगा रहता है। और इसी कारण से वो अपने क्षेत्र में अच्छे अच्छे अधिकारियों को चुनता है, अच्छे अच्छे पदाधिकारियों को अपने शासन व्यवस्था संभालने की क्या देता है, एक भार सौंपता है, जिसके कारण जो है दोस्तों एक प्रकार से कहा जाए कि इसका प्रशासनिक सुधार जो है बहुत समय तक जो है फेमस रहता है। और चलिए समझते हैं इसके प्रशासनिक सुधार। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप बना ही लेंगे पैराग्राफ चेंज करके, सुल्तान फिरोज के निम्नलिखित सुधार उल्लेखनीय हैं, या फिर फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला सुधार जो होगा वो राजस्व सुधार होगा, टैक्स में सुधार करना। तो टैक्स में सुधार करने के लिए ये बहुत ही क्रांतिकारी समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने अपने टैक्स में क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। क्या किया था कि टैक्स से जो लोगों को डर था, ठीक है, इस चीज़ को समझिए, जो टैक्स से जो लोगों को डर हुआ करता था, उस डर को, जितने भी सजाएं लोगों को दी जाती थी, उन सभी सजाओं को क्या किया इसने, माफ़ कर दिया। कि आप सही समय पर यदि टैक्स या लगान नहीं चुकाते हैं, जो आपको सज़ा मिलती थी, उस सज़ा को ही इसने क्लियर कर दिया, ताकि लोग डरे नहीं, लोग सही तरीके से इसका साथ दे। और जो लोगों को दंड देना होता था, सभी प्रकार की जो सज़ा थी, जो दंड थी, सबको समाप्त कर दिया। जितने भी तरह के कर थे सभी चीज़ों को समाप्त कर दिया, सिवाय 4 कर जो है वो अपने पास रखा था, जो सिंचाई के अतिरिक्त थी। वो कर थी खराज, खम्स, जजिया और जकात। ठीक है, ये 4 कर जो है इसने केवल लागू किया था। इसके अलावा सभी करों को ये समाप्त करने की कोशिश किया था, जिसमें जजिया कर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर लगा था। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उसने सिंचाई पर भी एक कर लगाया था, जिसको इलियट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इलियट के शब्दों के द्वारा बताया गया है कि इसने जो है एक उपज कर लगाया था, सिंचाई कर लगाया था, जिसको इलियट ने बताया है। इलियट ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से राजस्व सुधार किया, यानी कि जो भी सज़ा थी, जो भी दंड थी, उसको ख़त्म करने का काम किया। लोगों के मन से भय जो थी, डर तो उसको ख़त्म किया, और लोग आसानी से प्रेम पूर्वक लगान दे, इसका जो है सुनियोजित ढंग से जो है उसने एक व्यवस्था की। ठीक है, दूसरा आप पॉइंट बनाएंगे सिंचाई व्यवस्था। तो दोस्तों देखिए, सिंचाई व्यवस्था में क्या था, इसने सिंचाई को अच्छे ढंग से, सिंचाई व्यवस्था में क्या होती है, सिंचाई करने की व्यवस्था को बढ़ाना, कुएं बनाना, नहर बनाना, जलकूप लगाना, नलकूप बनवा देना, ये सब सारी चीज़ें। तो इसने जो है लगभग अपने शासनकाल में 300 नहर बनवाए थे, लगभग से लगभग 300 नहर बनाए थे, जिसमें से 5 जो निम्नलिखित जो नहर हैं यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसको आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जो है इसने नहर बनवाया था। लेकिन आप अगर इतना याद नहीं कर सकते तो सिंपल सी बात है कि कृषि में विकास करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा कदम उठाया था, अपनी उपज को बढ़ाने के लिए जो इसने कदम उठाया था, जिसमें इसने लोगों की सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, किसानों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए क्या लाया था, नहरों का निर्माण करवाया था। और लगभग 300 नहरों का निर्माण जो इसने अपने शासन काल में किया। ठीक है, इसके साथ साथ अनेक कुएं, झील, तालाब जो कि भी मैंने समझाए थे, वे सब सारे चीज़ें भी खुदवाए थे। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे उद्योग धंधे। देखिए दोस्तों, ये एक अच्छा शासक था और सफलतापूर्वक जो है अच्छा विचार, अच्छा योजना लाया। तो एक अच्छा शासक क्या क्या कर सकता है, यदि आपको एक जगह का राजा बना दिया जाए, सुल्तान बना दिया जाए, तो वहाँ के विकास के लिए आप क्या क्या करेंगे, इससे भी आप इसको सोच सकते हैं। समझ लीजिए कि आप ही फिरोज शाह है। ठीक है, और इस तरीके से आपने राजस्व सुधार किया, कृषि सुधार, सिंचाई सुधार किया। अब आप क्या सुधार करेंगे, उद्योग धंधे। अब उद्योग धंधे में आप क्या कीजिएगा, वही चीज सोचिए फिरोज तुगलक ने किया। क्या किया, उसने उद्योग धंधे और व्यापार को बढ़ावा दिया, छोटे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, अलग अलग कारखाने खुलवाए, लगभग 36 कारखाने। अब आपको डाटा याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिखिएगा कि जो है इसने अपने सुधार के अंतर्गत उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के व्यापारियों को एक मौका देने के लिए बहुत सारे कारखाने खुलवाएं। और इन कारखाने में वे वस्तुएं तैयार की जाती थी, जहाँ छोटे छोटे मजदूर, छोटे छोटे जो लोग थे, वे अपने यहाँ पे वस्तु तैयार करते थे, जिनके यहाँ संसाधन की कमी थी, उसको एक कारखाना के रूप में एक सौभाग्य जो है इन लोगों को प्राप्त हुआ। और ये लोग आगे बढ़े, और जो है बहुत सारे ऐसे भी वस्तुएं बनाए जाते थे जो कि महल और शाही अंदाज के लिए या महल के लिए उपयोग में लाए जाते थे। और जो वस्तुएं बच जाते थे, उन वस्तुओं को बेच दिया जाता था, और उन वस्तुओं को बेचने के बाद जो यहाँ के लोगों को आमदनी होती थी।
थी। इसके बाद जो है दोस्तों व्यापार की दृष्टि से इसने बगीचे बनवाए थे और लगभग 1200 बगीचे। अब देखिए डाटा याद नहीं होता, बार बार कह रहे हैं, अब डायरेक्ट लिखिए इसने बगीचे बनवाए थे और इन बगीचों का उद्देश्य था कि इसमें अलग अलग प्रकार के फलों को उगाना और उन फलों को बाहरी देशों तक भी क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, बाहरी देशों को भी निर्यात किया जाता था और उससे जो आय होता था, उससे जो आमदनी होती थी, इससे यहाँ के लोगों को भी फायदा होती थी, यहाँ की जनता को भी फायदा होती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता की स्थिति सुधरी, वहाँ लोगों को काम मिला, वहाँ लोग कार्य करते थे और इस तरीका से उनके वित्तीय स्थिति में भी सुधार आया। जो कि आमदनी थी, पैसे की स्थिति थी, जो किल्लत थी, उसमें सुधार आया। तो देख रहे हैं ना, इससे पहले जो था मोहम्मद बिन तुगलक, उसका लोगों ने साथ नहीं दिया, वो सफल रहा। लेकिन इसके बाद जो यहाँ आया फिरोज तुगलक, इसका लोगों ने साथ दिया और इसने विकास किया और निरंतर जो है विकास करते चला जाएगा। आगे आप देखेंगे अगला जो 4th नंबर है वो क्या लिखेंगे, सार्वजनिक निर्माण कार्य। देखिए अब सार्वजनिक निर्माण कार्य उतना हेवी लोड नहीं लेना दिमाग में, पॉइंट को देखा, पॉइंट को देखने के बाद आपको हुबहू समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें होगा क्या। ऐसे ऐसे चीज़ों का निर्माण करना जो सभी लोगों के उपयोग के लिए हो, जैसे मस्जिद का निर्माण करना, महलों का निर्माण करना, सरायों का निर्माण करना, जलाशय का निर्माण करना, मकबरे, स्नान घर, स्तंभ, पुल, ये सब सारी चीज़ों का निर्माण करना, बाग बगीचे बनवाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने सार्वजनिक रूप से काम किया, जहाँ सभी लोग जो है आकर जो है क्या कर सके, अपना इसका फायदा ले सके। इसके साथ साथ जो उद्योग लगवाया था, 1200 उद्योग इसने लगवाया था, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए था, केवल इसके फायदे के लिए नहीं था। ठीक है, अब 1200 जो उद्योग लगे हैं, सॉरी उद्यान लगे हुए हैं, और जो उद्यान में लोग काम करेंगे, क्या सुल्तान काम करेगा वहाँ पे? नहीं ना, वहाँ के लोग काम करेंगे, वहाँ की गरीब जनता काम करेगी, वहाँ के मजदूर, वहाँ के खेतीहर लोग काम करेंगे, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, और उनकी स्थिति सुधरेगी। तो सार्वजनिक रूप से इसने कार्य किया, जरूर किया, और इससे यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ी। इसके अलावा जो है दोस्तों, इसने गरीब मुसलमान, ठीक है, जो गरीब मुसलमान अपनी बेटी का शादी नहीं कर सकते थे, विवाह नहीं कर सकते थे, उसके लिए अलग से क्या करता है, एक विभाग, एक डिपार्टमेंट खोलता है, दीवान खैरात। ठीक है, ये भी एक सवाल में एक नंबर का सवाल में आ सकता है। तो दीवान खैरात जो थी वो कन्याओं के विवाह के लिए, या फिर ऐसी कन्या जो विधवा हो, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो, उनके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट खोले थे और वहाँ लोगों को मदद मिलता था। एक सार्वजनिक रूप से जो है इसने हेल्प करना शुरू किया। और जो है दोस्तों, इसने बेरोजगारों के लिए बेरोजगार कार्यालय, बेरोजगार ऑफिस खोला था, जहाँ पर लोगों को या फिर जो लोग बेरोजगार हैं उनको कार्य दिया जाता था, अलग अलग काम सौंपे जाते थे, और इन कामों को कर कर जो है वे क्या कर सकते थे, अपनी जो स्थिति थी उसको सुधार कर सकते थे। इसके बाद जो है दोस्तों, उसने रोगों के उपचार के लिए औषधालय बनवाए, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं जहाँ पे लोगों को दवाइयाँ मिलती थी, जहाँ औषधि मिलती थी, और वो औषधि फ्री में मिलती थी, निःशुल्क जो है लोगों को दी जाती थी, और इस तरीका से जो है उसने सुधार किया। अगला सुधार जो है दोस्तों, ठीक है, अभी तक आपने 4 सुधारों को देखा है। सबसे पहला देखा था आपने राजस्व सुधार, दूसरा देखा था सिंचाई में सुधार, और तीसरा देखा था अभी तीसरा देखा था उद्योग धंधे और व्यापार में सुधार, चौथा देखा आपने सार्वजनिक सुधार, अब 5वां देख रहे हैं न्याय व्यवस्था। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था में इसने क्या किया था, न्याय व्यवस्था के लिए इसने एक काजी को नियुक्त किया था। किसको? जैसे आज के न्याय व्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं, जज को नियुक्त करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कुछ भी गड़बड़ होती है तो फैसला सुनाई जाती है, ये सब काम ये भी करता था। तो किस तरीके से किया उसको समझते हैं। तो इसने काजी को नियुक्त किया, और काजी के नीचे अलग अलग राजधानियों में अधीनस्थ काजी होते थे, इनके अधीन काजी होते थे। ठीक है, और इस तरीके से वो शरीयत के अनुसार जो है न्याय करता था। जैसे आज न्याय किस तरीके से होती है, संविधान के अनुसार होती है, तो शरीयत के अनुसार जो है वहाँ पे न्याय होती थी। जो मुफ्ती होते थे वो कानून की व्याख्या करते थे कि कौन सा कानून किसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस कानून के तहत क्या चीज़ें हैं। तो कानून की व्याख्या कौन करता था? मुफ्ती करते थे, और इसका फैसला कि कौन सही निकला कौन गलत निकला अंतिम रूप से काजी करता था। तो कुल मिलाकर इसने न्याय व्यवस्था को भी बहुत सुदृढ़ बनाया, और इस तरीका से जो है दोस्तों 5वां सुधार हमारा खत्म हुआ। अब 6ठा सुधार की ओर आगे बढ़ेंगे, सैनिक सुधार। ठीक है, इसको याद करने का एक अच्छा तरीका बताते हैं। आप यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक लिखिएगा और इस तरीका से एक चार्ट बनाइएगा, और सभी चार्ट के नीचे जो जितने सुधार दिए गए सभी सुधारों को लिखिएगा, और आंख बंद करके एक पॉइंट को आपने देखा, आंख क्लोज करें और उस टॉपिक के बारे में सोचना चालू करें कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आप लिख सकते हैं, राजस्व से क्या लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपने आंख खोल कर देखा, सिंचाई सुधार, आंख बंद, और उसके बाद सोचना चालू करो कि सिंचाई व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसी तरीका से फिर तीसरा पॉइंट
देखें कि यहाँ पे है हमारा व्यापारिक सुधार, उद्योग धंधों में सुधार। फिर आइज क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर ध्यान लगाएंगे कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है। उसके बाद फिर चौथा लिखेंगे कौन सा सुधार था हमारा, सार्वजनिक सुधार। फिर जो है आइज क्लोज करेंगे, उसके बाद इसके बारे में सोचना चालू करेंगे। फिर पांचवा जो है सुधार, आप ऐसे ही तरीके से छठा सातवां इस तरीका से आगे बढ़ेंगे और इसी तरीका से आप अपने तैयारी को सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहला आप अपने मन मस्तिष्क को ट्रेंड करेंगे कि आपका दिमाग इस टॉपिक को सोचने के लिए कितना विवश है, इस टॉपिक पर कितना लाइन सोच सकता है। क्योंकि जो है दोस्तों, जब तक आपके दिमाग में एक थिंकिंग, एक थॉट उत्पन्न नहीं होगा किसी टॉपिक को लेकर, उस टॉपिक के टाइटल्स को लेकर, उस टॉपिक के सब टाइटल को लेकर, तो आप उसको अपनी कॉपी में कैसे उतारिएगा? ये तो असंभव है। सिंपल सी बात है, आप पहले विचार में लाइएगा तब तो। इसलिए एक लॉजिक जो है आप अपना सकते हैं। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ा, दो टॉपिक पढ़ा, पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद एक टॉपिक को देखा, आइज क्लोज किया, उस टॉपिक के बारे में सोचो कि कितना आप सोच सकते हो। ठीक है, इस तरीका से आपने एक नया लॉजिक मेरे से सीखा। ठीक है, अगला आप यहाँ पे बनाएंगे सैनिक सुधार। अब देखिए सैनिक सुधार के लिए इसने क्या किया था वो समझिए। तो दोस्तों, सैनिकों के साथ ये जो है अच्छा व्यवहार करता था और इसने इस समय में जागीरदारी व्यवस्था जो है, जागीरदारी प्रथा जो है लाई थी। जागीर कहने का मतलब है लोगों को जागीर के रूप में जमीन, जो चीज़ें दी जाती थी, उस जमीन का एक मालिक हो जाता था। इस तरीका से ये जागीरदारी प्रथा लाई थी। और जागीर क्या करते थे, एक प्रकार से सैनिक के जो मुख्य अधिकारी थे उन्हीं को ही जागीरदार इसने चुन लिया था। और वे जागीर क्या करते थे, अलग अलग छोटे छोटे किसानों से जो है क्या करते थे, जो लगान या फिर छोटा बहुत भर्ती देना हो, वो सारे काम करते थे। ठीक है, तो यहाँ के सैनिकों को एक प्रकार से मौका देने का काम किया। यहाँ के जो सैनिक थे उनके साथ एक अच्छा काम करने का कोशिश किया था, लेकिन थोड़ा सा जो है इसका बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ा खराब था। क्या कि यहाँ के सैनिकों को कहा था कि आप अपने पुत्र, दामाद या फिर अपने रिलेटिव्स को भी सेना में क्या कर सकते हैं, भर्ती करवा सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से ये पैटर्नल हो गया, पैतृक हो गया, जहाँ पर लोगों को उसके काबिलियत के अनुसार सेना में शामिल करना चाहिए। इसने क्या किया, पैतृक तरीके से जो है इसने लोगों को शामिल करना चालू किया। उसका बेटा, उसका दामाद, उसका बेटा, उसका दामाद, इस तरीके से भी इसने किया ताकि लोग जो है अधिक से अधिक इसके सेना में शामिल हो सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक कमी थी कि लोगों के अंदर यदि उस चीज़ की काबिलियत ही नहीं होगी, लड़ना ही नहीं आएगा, उनके अंदर जो है सैनिक गुण ही ना हो, फिर भी उसको शामिल कर लेना गलत है ना। तो ये थोड़ा सा गलत था, लेकिन इससे भी उसका सैनिक बल बढ़ा। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों, उसने अच्छे अच्छे घोड़े रखने पर बल दिए, अच्छी नस्ल के घोड़े रखे जाएं और उसके लिए जो है उसने प्रमाण पत्र भी जो है सामने रखा कि इसकी जांच करवाओ, ये घोड़ा तुम्हारा फिट एंड फाइन ठीक है कि नहीं। उसके बाद उसका प्रमाण पत्र दिखाओ, तब आपके घोड़े को शामिल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसने लाई थी, बहुत ही बुद्धिमान था। ठीक है, अगला पॉइंट होगा मुद्रा की व्यवस्था। तो इसने एक अच्छे और नए सिक्के की जो है प्रचलन चलाई है, जो कि पित्तल के सिक्के थे और इसके सिक्के में शुद्धता थी। सिक्के का जो प्रचलन था इसके पहले के जैसे, जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, उसके जैसा नहीं था। फिरोज शाह तुगलक बहुत अच्छा था और इसने अच्छे अच्छे ईमानदार पदाधिकारियों को चुना जो कि इसमें किसी भी प्रकार की बेईमानी होने से रोकते थे। पहले क्या होता था, नकल होता था, लेकिन अब नकल नहीं होगा। इसने अपना एक चिन्ह बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद अगला है दास प्रथा। तो दास प्रथा में इसके लिए हम ये कहेंगे कि पहले लोग दास रखा करते थे। ठीक है, जो कि गुलाम वंश में भी आपने देखा था। ठीक है, तो दास क्यों रखते थे, दास इसलिए रखते होंगे क्योंकि इनका जो कार्य होगा या फिर इसके राज सिंहासन को छोटे छोटे कार्यों में क्या कर सके, राज को चलाने में हेल्प कर सके, इसलिए दास रखता था। लेकिन जो है दोस्तों, दास भी बहुत कम मात्रा में रखता था, कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अगला है शिक्षा एवं साहित्य की उन्नति। इसके शासनकाल में शिक्षा का भी उन्नत हुआ। क्यों? क्योंकि ये शिक्षा और साहित्य का पोषक था। ये जो है दोस्तों, बहुत सारे विद्यालय, मठ, पाठशाला, मस्जिद, ये सब सारे चीज़ों को क्या किया था, बल दिया था, बनाने में बल दिया था। यहाँ के स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति देता था। यहाँ के स्टूडेंट्स को कहता था कि आप पढ़ें, आकर पढ़ें, और हम आपको यदि पढ़ने में आप सक्षम नहीं तो हम आपको पढ़ने के लिए सामग्रियां देंगे, हम आपको छात्रवृत्ति देंगे। इस तरीके से जो है वो क्या करता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है। ये सब सारी चीज़ें थी। लेकिन इसमें एक चीज़ की थोड़ी सी बुराई हम कह सकते हैं, वो थी दोस्तों धार्मिक असहिष्णुता की नीति। मतलब सभी धर्मों के प्रति ये अच्छा नहीं था, केवल मुस्लिम धर्म के प्रति ये अच्छा करता था, लेकिन हिंदुओं के प्रति थोड़ा बहुत जो है कमी दिखाया। क्या किया था इसने, बहुत सारे मंदिरों को लूटा था, मूर्तियों को तोड़ा था, हिंदुओं के धर्म को परिवर्तन करने के लिए लोगों को जागीर देता था, उपाधि देता था, लालच देता था, सम्मान देता था, इस तरीके से काम करता था। हालांकि ये हिंदुओं के लिए भी कुछ सही कुछ गलत करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि गलत था।
तो इतिहास हमारा कुछ भी रहा हो दोस्त, आज हम सब मिलकर रहेंगे, यही हम लोग कामना करते हैं। चलिए ये तो बात की बात रही। तो अगला आप यहाँ पे मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में आप लिखेंगे कि ये जो व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक, वो चरित्र से भी, स्वभाव से भी और प्रशासनिक तरीके से भी बहुत सहज और सरल था। इसका जीवन बहुत सादा था, ठीक है। और इसमें दरबार में, इसके दरबार जो थी उसमें ज़्यादा तड़क भड़क नहीं थी और ये अच्छा तरीका से रहता था। और ये ऐसा शासक था जिसने तुगलक वंश को एक उच्च स्तर देने की कोशिश किया और तुगलक वंश के महान शासक में ये भी गिनती आता है। जो भी सारी चीज़ आप इसके बारे में ऐड कर सकते हैं। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।